गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हरदीप सिंह श्री सिद्धि विनायक एजुकेशन ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय रहेगा संघीय सरकार। संघ सरकार की यदि अपने बात करते हैं तो संघ सरकार को संविधान के तहत 3 भागों में विभाजित किया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि संघ सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका, दूसरी व्यवस्थापिका, तीसरी न्यायपालिका। ये तीनों अंग मिलकर संघ सरकार का निर्माण करते हैं। संघ सरकार को भारतीय संविधान के भाग 5 व अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक विभाजित किया गया है। यदि हम भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इसके अलावा एक चीज और जोड़ी जाती है जिसको कहा जाता है CAG, जिसको हम इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या हिंदी में से हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये चारों इकाइयां मिलकर भाग 5 को पूर्ण करती हैं। ये सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका क्या कार्य करते हैं। इसमें कार्यपालिका का कार्य जो है वो है कानूनों की क्रियान्विति। उसके बाद व्यवस्थापिका की यदि हम बात करें तो व्यवस्थापिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना। इसी तरीके से न्यायपालिका, इसका कार्य रखा गया है कानूनों का संरक्षण। और भाग 5 की जो चौथी इकाई है जिसको अपने कैग कहते हैं, ये वित्तीय समीक्षा का कार्य करती है। तो चारों के चारों इकाइयां अपने अलग अलग कार्य करती हैं। यदि संवैधानिक रूप से इन चीजों को हम देखते हैं तो संवैधानिक रूप में इन्हें अनुच्छेदों में विभाजित किया जाता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कैग को। इसमें सबसे पहले कार्यपालिका संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर और 78 तक के जो अनुच्छेद हैं वे सारे के सारे कार्यपालिका से संबंधित हैं। इसके बाद 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक के जो अनुच्छेद हैं वे व्यवस्थापिका को संबंधित रखते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक के जो आर्टिकल हैं वो न्यायपालिका से संबंधित हैं। और अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक के जो अनुच्छेद हैं वो कैग से संबंधित हैं। तो ये चारों इकाइयां भाग 5 को पूर्ण करती हैं, जो अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका, अनुच्छेद 79 से 123 तक व्यवस्थापिका, 124 से 147 तक न्यायपालिका और 148 से 151 तक कैग के रूप में। इसके बाद इन भागों को हम और भी विभाजित कर सकते हैं।
जैसे कि कार्यपालिका को हम देखें तो कार्यपालिका के विभाजन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये चारों इकाइयां मिलकर कार्यपालिका को पूर्ण करती हैं। इसी तरीके से इधर व्यवस्थापिका में यदि हम आते हैं तो व्यवस्थापिका को हम भारत में संसद के नाम से संबोधित करते हैं, जो कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट की तरह ही है। इस संसद को भी दो सदनों में विभाजित किया गया है, एक तो राज्यसभा और दूसरी लोकसभा के रूप में। राज्यसभा संसद का उच्च सदन व स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा संसद का निम्न सदन व अस्थायी सदन है। इसके बाद अपने न्यायपालिका की यदि बात करते हैं तो न्यायपालिका भारत में एकीकृत एवं स्वतंत्र अपनाई गई है, अर्थात भारत में अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का मान्य होता है। कैग जो वित्तीय समीक्षा का कार्य करती है, इसके रूप में इस इकाई को गठित किया गया है। इस मॉडल को थोड़ा सा अपने और आगे बढ़ाएं तो अपने ये देख सकते हैं कि अनुच्छेद 52 से 78 तक जो कार्यपालिका कार्य करती है, इसको आगे जो वर्गीकृत किया गया है उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक वर्णित है। उसके बाद अनुच्छेद 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 74, 75 और 78 ये प्रधानमंत्री से संबंधित हैं और उसकी मंत्रिपरिषद को शामिल किया गया है, जबकि अनुच्छेद 76 की यदि हम बात करें तो वो महान्यायवादी से संबंधित है। कार्यपालिका के बाद इसी मॉडल में यदि व्यवस्थापिका की हम बात करें, जिसमें हम संसद की बात करते हैं, तो संसद को अनुच्छेद 79 के तहत गठित किया गया, जिसमें क्या कहते हैं, संघ की एक संसद होगी जिसके दो सदन राज्यसभा व लोकसभा होंगे और राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होगा। यदि इन अंगों को भी हम अनुच्छेदों में वर्णित करने का प्रयास करें तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत और लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत वर्णित की गई है। इसके बाद न्यायपालिका के गठन की जब बात आती है तो अनुच्छेद 124 के तहत न्यायपालिका को गठित करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें संघ के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय गठित होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रारंभ मूल संविधान में किया गया था। इसी प्रकार से कैग की बात करें तो अनुच्छेद 148 के तहत कैग के गठन का प्रावधान किया गया है। यदि
इस मॉडल को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो इसमें सबसे पहली इकाई हमारी आ जाती है कार्यपालिका की इकाई। अब इस कार्यपालिका की इकाई के तहत हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व महान्यायवादी ये चारों इकाइयां मिलकर संपूर्ण कार्यपालिका को संचालित करती हैं। इसके अलावा कुछ एक और पद एवं पदाधिकारी हैं जो कार्यपालिका में कार्य करते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक चीज और शामिल करेंगे अपने विषय में। जैसे कि हम भारतीय संविधान के भाग 5 की बात कर रहे हैं, तो संघीय सरकार को भाग के बाद अध्यायों में भी वर्गीकृत किया जाता है। अब यहां अध्यायों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रथम अध्याय जो कार्यपालिका से संबंधित है, उसके बाद द्वितीय अध्याय ये व्यवस्थापिका से संबंधित है। इसके बाद तृतीय अध्याय इसमें राष्ट्रपति का अध्यादेश शामिल किया गया है। उसके बाद चतुर्थ अध्याय इसमें न्यायपालिका शामिल की गई है। और पंचम अध्याय इसमें कैग को शामिल किया गया है। इसको यदि हम अनुच्छेदों के आधार पर भी वर्णित करने का प्रयास करें तो प्रथम अध्याय को जो वर्णित किया गया है वो अनुच्छेद 52 से 78 तक वर्णित किया गया है। दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक के अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। इसके बाद तीसरे अध्याय की बात करें तो अनुच्छेद 123 को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद चतुर्थ अध्याय की यदि हम बात करें, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक के आर्टिकल चतुर्थ अध्याय में शामिल किए गए हैं। और पंचम अध्याय की हम बात करें तो पंचम अध्याय में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक के अनुच्छेदों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार संघीय सरकार को हम अनुच्छेदों के आधार पर, संविधान के पंचम भाग के आधार पर और इन 5 अध्यायों के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इन पदों की हम बात करें तो इन पदों के संदर्भ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी, ये चारों की चारों इकाइयां सबसे पहले
राष्ट्रपति के बारे में, इनके शपथ और त्यागपत्र की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो प्रावधान दिया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और इसी के संदर्भ में यदि हम त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र के संदर्भ में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। कहने का अर्थ कि यह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसी तरीके से यदि हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के लिए भी व्यवस्था संविधान में की गई है। सबसे पहले शपथ की जब हम बात करते हैं तो शपथ राष्ट्रपति और त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। इसके बाद यदि हम बात करें प्रधानमंत्री पद की तो प्रधानमंत्री पद के लिए जो शपथ का प्रावधान किया गया है उस शपथ में राष्ट्रपति को शपथ के लिए चुना गया है। और त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है भी। तो इनके शपथ और त्यागपत्र के उपरांत कार्यपालिका के ये प्रमुख पद राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पूर्ण होते हैं। इसके बाद हम ये प्रयास करेंगे कि इसमें कुछ इकाई व्यवस्थापिका की पदों के संदर्भ में है। इसमें व्यवस्थापिका में जैसे हमने बात की थी संसद के दो सदनों की, एक तो राज्यसभा और दूसरी लोकसभा की। तो राज्यसभा व लोकसभा में भी कुछ एक पद रखे गए हैं जिनको इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो प्रमुख पद सभापति, उपसभापति, सत्तापक्ष का नेता व विपक्ष का नेता, ये पद रखे गए हैं। अब इन पदों की यदि हम बात करें तो इन पदों में जब बात आती है सभापति की तो संविधान में प्रावधान किया गया है कि सभापति जो होगा वो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जबकि उपसभापति का जो पद है वो राज्यसभा द्वारा चुना जाता है। सत्ता पक्ष का नेता ये भी राज्यसभा द्वारा चुना जाता है और विपक्ष का नेता भी राज्यसभा द्वारा चुना जाता है।
इसी तरीके से लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सत्ता पक्ष का नेता व विपक्ष का नेता, ये पद रखे गए हैं। अब इन पदों में लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सत्ता पक्ष का नेता व विपक्ष का नेता, ये सारे के सारे सदस्य सदन द्वारा चुने जाते हैं। इन पदों के बाद हम इन पदाधिकारियों में जैसे लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष के नेता की बात करें या विपक्ष के नेता की बात करें, इसके अलावा लोकसभा व राज्यसभा में एक और नाम निकलकर सामने आता है, जिसमें हम विशेषकर लोकसभा में हम इसको काफी बार सुन चुके हैं, जिसको हम प्रोटेम स्पीकर के नाम से संबोधित करते हैं। यह प्रोटेम स्पीकर का जो पद है, यह पद भी लोकसभा में अपनी अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर उस समय चुना जाता है जब पहले वाली लोकसभा का विघटन हो जाए और नई लोकसभा का गठन किया जाना हो। इस बीच का जो समय है, इस बीच के समय के लिए इस प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर का जो चुनाव होता है, इसके चुनाव के पीछे प्रमुख जो कारण है, एक तो सदन के जो सदस्य हैं, इन सदन के सदस्यों को शपथ दिलाना इसका प्रमुख कार्य रखा गया है। जैसे कि हम आर्टिकल 99 में अध्ययन करते हैं कि लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए इस प्रकार के पद सृजित किए जाते हैं। अब लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर है, वो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करता है, जबकि आर्टिकल 99 यही कहता है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही सदन के सदस्यों को शपथ दिलाएगा। अब इसके अलावा उस दौरान जो संसद के कार्य होते हैं, ये सारे कार्य प्रोटेम स्पीकर द्वारा ही किए जाते हैं। संघीय सरकार में इन पदों के बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय प्रथम व अनुच्छेद 52 से 62 तक
इस पद को अपनाया गया है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक एवं नाममात्र प्रधान होता है। संवैधानिक का अर्थ कि भारतीय राष्ट्रपति भारत में जितने भी प्रकार के कार्य संपादित किए जाएंगे वे सारे के सारे कार्य राष्ट्रपति के माने जाएंगे। इसलिए संविधान द्वारा इसको यह शक्ति प्रदत्त की गई है। नाममात्र का अर्थ इसको जो शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों का प्रयोग स्वैच्छिक नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद गठित की गई है और यह मंत्री परिषद इसको परामर्श देती है। परामर्श के उपरांत ही राष्ट्रपति अपने संपूर्ण कार्य कर सकता है। तो इसलिए इसे नाममात्र का प्रधान कहा जाता है। अब इसके साथ वास्तविक प्रधान की यदि हम बात करें तो वास्तविक प्रधान मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अब मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होने के कारण जितने भी निर्णय लिए जाते हैं ये सारे के सारे निर्णय प्रधानमंत्री स्वयं लेता है और प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं निर्णय लिए जाने की स्थिति में भारतीय संविधान इसको वास्तविक प्रधान मानता है। अब आपसे यहां यदि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में नाममात्र का प्रधान, तो नाममात्र का प्रधान यहां राष्ट्रपति को, जबकि वास्तविक प्रधान यदि पूछा जाता है तो वास्तविक प्रधान आप में प्रधानमंत्री को माना जाता है। अब इसी विषय में थोड़ा सा और यदि हम बात करें कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो और क्या क्या शक्तियां प्रदत्त हैं, इस विषय में भारतीय संविधान किस तरीके से इसको यह अधिकार देता है, कैसे ये कार्य करता है, इस सारी चीजों के बारे में हम अगली कक्षा में या अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आपको हम बताएंगे। थैंक यू।